अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे सौदा दिल का नॉवल की एपिसोड नंबर 4, जो कि हबीबा राइट्स की तहरीर है। वो चुपके से उसके कमरे में दबे पांव दाखिल हुई। वो जो अपनी गहरी नींद में बेखबर सा सोया हुआ था, किसी की अपने रूम में आने की मौजूदगी को महसूस ही न कर पाया। डोरो, सोए हुए तुम तो और भी मासूम लगते हो। उफ डोरो, अनाइजा पहले क्या कम तुम्हारे लिए पागल है, जो तुम अब सोए हुए भी मेरे दिल पर बिजलियां गिरा रहे हो। वो बेड पर अपनी जगह बनाते बैठ गई और उसके माथे पर बिखरे सिल्की बालों को हाथों से पीछे करते बोली। वो सोया हुआ था, उसके दाएं तरफ उसकी किताब पड़ी थी। शायद वो पढ़ते पढ़ते सो गया था, जिसको उसने उठाकर साइड पर रख दिया और उसे गहरी नज़रों से देखने लगी। माई स्लीपिंग ब्यूटी, वो इसके खूबसूरत चेहरे के एक एक नकूश को मोहब्बत से दीवानावार देखती पागल हो रही थी। और फिर बेख्तियारी में वो इसके चेहरे पर झुकी और उसके एक एक नक्श को अपने नरम गरम लम्स से महका दिया। नज़र उसके एक दूसरे से पेवस्त गुलाबी माइल खूबसूरत लबों पर जा ठहरी और वह मुस्कुराते हुए इनको अपने प्यार भरे लम्स से महकाते कि इसकी प्यार भरी गुस्ताखियाँ उसकी नींद में खलल डाल गई और उसने बेचैन होते जब कसमसा कर अपनी आंखों को खोला तो अनायजा को अपने ऊपर झुके देकर उसकी सिटी गुम हुई। अनायजा, वो चिल्लाया, जबकि वो जो बंद आंखें किए संगीन गुस्ताखी पर आमादा थे, उसके चिल्लाने पर हड़बड़ाकर आंखें खोल गई। क्या मसला है टोरो, यूं चिल्लाकर तुमने मेरे इंपॉर्टेंट मोमेंट्स को स्पॉइल कर दिया। और इतना कहते वो एक बार फिर उसके लबों पर बड़ी दीदा दिलेरी से अभी झुकने ही लगी कि उसने उसके लबों पर अपनी फिंगर रखकर उसे किसी भी पेश रफ्त से पहले रोक दिया। आरिस खानजादा ने अभी तक तुम्हें यहाँ आने की इजाज़त नहीं दी। वो उसके गुलाबी माइल लबों से अपनी फिंगर को हटाता बोला। और हटो मेरे ऊपर से, कोई मैनर्स ही नहीं है तुम्हें। वो उस पर अपना आधे से ज़्यादा बोझ लादे हुई थी, जिस पर वह चिढ़कर बोला, जबकि वो उसे खश्मीगी निगाहों से देखने लगी। मुझे भूख लगी थी डोरो, इसीलिए आई तुम्हारे रूम में, और पता चला साहबजादे तो अभी तक सो रहे हैं। फिर तुम्हें देखकर सब कुछ भूल गया और मैं बहकती चली गई। वह बजाय उस पर से उठने के उसके सीने में अपना सर छुपाती बोली, जिस पर आरिस ने सर्द आह खारिज की। मतलब वो जो मर्जी कर ले, जितनी मर्जी बेजारगी दिखा ले, वो अपनी हरकतों से सुधरने वाली नहीं थी। भूख लगी थी तो किचन में जाती तो ही तुम्हें कुछ खाने पीने के लिए मिलता। यहाँ क्यों आई? तुम्हारी भूख का इलाज किचन में था, ना कि यहाँ पर। उसके बहाने वो खूब समझता था, जिस पर वो उसकी अकल पर मातम करता। तंजिया बोला, इतनी सुबह सुबह कौन किचन में होता है टोरो। तुम कोक से कहती, वो तुम्हें कुछ खाने को देता। वो इसके पोते जवाब को रद्द करते बोला, मेरा दिल तुम्हारे हाथ के बने स्पेगेटी खाने को कर रहा था। उठो तुम, मुझे वह बना कर दो। वो अपना सर उठाकर उसकी तरफ देखती, उसे हुक्म देती अपना सर फिर उसके सीने पर रखकर उसके कुशादा सीने में छुप गई। दिन में बना दूंगा, अभी अपने रूम में जाओ और सोने तो मुझे। वो वॉल क्लॉक पर वक्त देखते बोला, जो सुबह के अभी 6 बजा रहा था। सर्दियों में तो सुबह भी 8-9 बजे के बाद होती है, जबकि वो जिस मॉड फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, वहाँ तो दिन ही 10-12 बजे के बाद चढ़ता था। वो प्यार से उसके सर के बालों को सहलाता बोला, जानता था अगर वो ज़िद करेगा तो वो उससे भी ज़्यादा ज़िद में आकर अपनी ज़िद पर अड़ जाएगी। इसलिए आरिस ने उसके आगे हथियार डालना मुनासिब समझा। नहीं, मेरा दिल अभी खाने को कर रहा है। वह उसके सीने पर अपने नाक को सहलाते बोली, तुम बनाकर दे रहे हो कि नहीं? वो अब की बार फिर उसके सीने से अपना सर उठाते धमकी देते बोली, कोई और चॉइस नहीं? वो अपने लहजे में भला की मासूमियत समोए उससे पूछ रहा था। तुम मुझसे चॉइस के बारे में ना पूछा करो। तुम्हें लेकर मेरे पास कोई दूसरी तीसरी चॉइस नहीं, क्योंकि डोरो, इस भरी दुनिया में मेरी सबसे पहली और आखिरी चॉइस सिर्फ तुम हो। वो इसके सीने पर लब रखते बोली, जबकि वो उसके लम्स पर इस बार बेचैन हुआ। उसका आरिस के इस कदर पास आना उसकी नॉर्मल हार्ट बीट को तेज़ करने में इजाफे का सबब बना। उसके अंदर जज्बात की अनदेखी हलचल मचा गया। उसका दिल किया उसे भी अपने मजबूत हसार में ऐसे ही खुद में कैद कर ले, जैसे वो उसे किए हुए थी।
लेकिन वो अभी अपने सारे बंध नहीं तोड़ सकता था, उसे इससे दूर रहना था तब तक जब तक सही वक्त नहीं आ जाता, और उसे इस वक्त का अब शिद्दत से इंतज़ार था। चलो उठो, फिर मैं बना कर देता हूँ, वेट करो, मैं फ्रेश होकर अभी आया, वो हार मानते बोला। वो नहीं चाहता था कि वो मज़ीद उसके इतने पास आए और वो बेख्तियारी में खुद से किए हर कौलो करार से फिर जाए। आई एम वेटिंग डोरो। इतना कहते वो इस पर से उठकर साइड पर हो गई और वो फ्रेश होने वॉशरूम में चला गया। जब वो बाहर आया तो देखा वह मैडम औंधे मुँह कमर के बल लेटी सो रही थी। तुम्हारा कोई हाल नहीं है लड़की, वो ये कहते अपने सर को नफ़ी में हिलाते उसके पास आया। अनु यार चलो किचन में चलते हैं, वो इसके कान की लो के पास झुककर बोला। आरिस तुम ठीक कह रहे थे, इतनी सुबह सुबह किचन में भला कौन जाता है, मुझे अब नींद आ रही है, थोड़ी देर और रुक जाओ, हम बाद में चलते हैं। तुम ऐसा करो, इधर आकर सो जाओ, तभी नींद आ रही थी ना। वो आंखों में कच्ची नींद का खुमार लिए उसकी तरफ अपना फेस करते उसे बतौर ख़ास अपने मशवरे से नवाजते हुए बोली। उफ चुड़ैल, फिर मुझे क्यों उठाया, तुम्हारे लिए इतने ठंडे पानी से मुंह हाथ धोकर आ रहा हूँ। वह झंझलाहट के मारे बोला। अब उसे उस लड़की पर गुस्सा आ रहा था जो उसकी सुकून भरी नींद को बर्बाद किए अब कितने आराम से उसकी बेड पर फैल कर सो रही थी। अगर नहीं जाना था तो उसकी नींद को क्यों बर्बाद किया। डोरो झूठ मत बोलो, पानी गर्म है, तुम्हारे कमरे में गीजर लगा हुआ है। वो हाथ बढ़ाकर ब्लैंकेट खुद पर औरती उसे आंखें दिखाते बोली, क्योंकि उसके बकौल जब उसके कमरे में हर सहूलत मौजूद थी तो फिर वो क्यों उससे झूठ बोल रहा था। मेरे रूम का कल रात से गीज़र खराब है, जिसकी वजह से नल से ठंडा पानी आ रहा है, वो उसके झूठ का जवाब देते बोला। चलो उठो यार, जिद ना करो, मैं तुम्हें बना देता हूँ। वो ब्लैंकेट में छुपे उसके वजूद के बेबसी से दिखते बोला। अजीब बात थी, पहले वो उसके मिन्नतें तरले कर रही थी और वो नहीं मान रहा था, और अब जब वो मान गया था तो अब वो अपनी जगह से हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुझे नहीं उठना, तुम भी ऐसा करो, मेरे साथ सो जाओ। वो ब्लैंकेट में से अपना खूबसूरत चेहरा बाहर निकालते उसे आंख मारकर बोली, जबकि वो महज दांत पीस कर रह गया। भला वो इस मुंहज़ोर और बेबाक लड़की के साथ बेड शेयर कर सकता था। मेरी अनु, मेरी प्यारी चुड़ैल, अब उठ जाए, वो उसे प्यार से पचकारते हुए बोला। अपने डोरों को तंग मत करे, मैं किचन में जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरी चुड़ैल भी बिना देरी किए मेरे पीछे किचन में आ जाएगी। वो उसके हनूज सोए वजूद पर एक नज़र डालता बेड पर से उठ गया और अभी बेड से चंद कदम दूर ही गया होगा कि जब उसे उसकी आवाज़ सुनाई दी। डोरो यार रुको, वो उसकी आवाज़ सुनकर मुस्कुराया, लेकिन रुका फिर भी नहीं था। एक सेकंड रुक तो जाओ, मैं भी आ रही हूँ। मैं तो मजाक कर रही थी, मैं आ रही हूँ। उसे लगा कि वह मजाक कर रहा है, तभी तो वो उसकी किसी भी बात पर कान धरे बिना लेटी हुई थी। लेकिन जब उसने उसे बेड से उठते महसूस किया और उसने अपने चेहरे पर से ज़रा सा ब्लैंकेट हटाकर देखा तो वो सचमुच में जा रहा था, जिस पर ब्लैंकेट को खुद पर से एक झटके से उछालती वो स्लीपर पहनते इसके पास आई थी। डोरो क्या था ये, वो उसके पास आते हाँफते हुए बोली। ये मेरे पास तुम्हें उठाने का बेस्ट तरीका था, वो उसके खुली सांसों का बगौर जायजा लेते बोला, जबकि वो बेसाख्ता उसके सीने से लगी। आइंदा मजाक में भी मुझे यूं छोड़कर मत जाना डोरो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम पर फ़र्ज़ है कि तुम मेरा इंतज़ार करो, चाहे मैं जितना मर्जी वक्त लगाऊं, लेकिन तुम मुझे यूं छोड़कर कभी मत जाना। वो रूहान से लहजे में बोली। उसने अपने मुंहज़ोर आंसुओं पर जब्त कर दी, उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए, जो उसकी ज़रा सी अदाए बेनियाजी से आंखों के रास्ते छलकने को तैयार थे और उस पर प्यार करते फासला बना गए। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा था अनु, मैं तो बस किचन में। वो उसके डरे सहमे हुए वजूद को एक नज़र देखता बोला। जा तो रहे थे ना, मुझसे फासला तो बनाया ना था ना। आज मजाक में छोड़कर जा रहे थे, कल को सचमुच में छोड़ दिया तो मैं तो मर ही जाऊंगी। वो न चाहते हुए भी रो पड़ी। ओए अनु यार, ये क्या, तुम तो बिल्कुल नाजुक सी जान हो। तुम बाहर से जितनी मजबूत हो, अंदर से उतनी ही नाजुक हो। आई प्रॉमिस आइंदा मजाक में भी ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं जानता जो हूँ मेरा बच्चा नहीं रह पाएगा मेरे बिना।
वो उसके आंसू साफ करते बोला, आओ अब किचन में चलते हैं यार। इससे पहले कोई उठ जाए, वो उसका ध्यान किचन की जानिब करते बोला, जिस पर वो आंसू साफ करती सर हिलाती उसके साथ चल पड़ी। रूबी बेटा, और कितनी देर तुमने लगानी है इसे तैयार करने में? बाहर सब मेहमान उसका इंतजार कर रहे हैं। इनकी माँ जुबिया कमरे में झांकते हुए बोली, अम्मी जान, बाजो हो गई हैं तैयार, जरा देखे तो सही कितनी प्यारी लग रही हैं। वो जो इसके सर पर पिनों से दुपट्टे को अफरा के साथ मिलकर सेट करवा रही थी, अपनी माँ की तरफ देखते बोली। इसके कहने पर वह मुस्कुराते हुए अपनी बेटी के पास आई, जो सुर्ख फ्रॉक पहने अपने साफ शफाफ धोतिया नकोश को गहरे तीखे मेकअप से सजे संवारे जन्नत से उतरी इन्हें कोई हूर लग रही थी। माशाल्लाह, मेरी बेटी को किसी की नज़र ना लगे, उन्होंने इसके सर पर बोसा लेते कहा। इनके लहजे में एक ऐसी खुशी की झलक थी जो ऐसे वक्त में हर उस माँ के दिल में होती है जिसकी बेटी उसकी ममता भरी प्यार की छाँव तले रुखसत होकर पिया घर जाती है, उनका मान बढ़ाकर उनके सर को फख्र से बुलंद कर देती है। और यही मान भरी खुशी की रमक उनके चेहरे से टपक रही थी। अफरा बेटा, जब मेरी बेटी का दुपट्टा सेट हो जाए तो उसे बाहर ले आना। बाहर सब मेरी हुरों जैसी बेटी को देखने के लिए उतावले हुए जा रहे हैं। वो अपनी नम आंखों को साफ करते बोली। खुशी इस कदर थी कि खुशी के मारे उनके आंखों से आंसू छलक पड़े। ये आंसू भी अजीब शय हैं, हंसी में भी साथ होते हैं, और थोड़े से खुश किया हो जाए तो ये तभी हमारे साथ साथ होते हैं। अगर इन्हें इंसान का सच्चा हमदर्द कहा जाए तो कुछ गलत ना होगा, क्योंकि ये किसी मुखलिस दोस्त की तरह हमेशा साथ रहते हैं। ये हमारे गम में हमारी कमी को महसूस करके आँख से नमकीन पानी बनकर छलक पड़ते हैं, और हमारी खुशी को महसूस करके खुशी के मारे मीठे पानी की तरह आँखों के रस से बह निकलते हैं। तुम अब हाथ पर हाथ धरे यूं ही खड़ी रहोगी या फिर मेरी हेल्प भी करवाओगी? वो जो इसे यकटक इसे किसी बुत की मानित खड़ी देखी जा रही थी, जिस पर वो उसकी गहरी बेबाक नज़रों से पजल होता उसे अपनी हेल्प करवाने का कह रहा था, ताकि इस तरह उसका ध्यान इस पर से हटे और वो इसकी गहरी बेबाक एक्सरे करती नज़रों से बच जाए। उसके पुकारने पर वो होश की दुनिया में आई, और वो जो शेल्फ से टेक लगाए खड़ी थी उसकी दिलफरेब आवाज़ को सुनती बेखुदी में उसकी जानिब बढ़ी। बताओ, तुम्हें मुझसे किस किस्म की हेल्प चाहिए? बताओ, कहाँ पर किस करूं, इस गाल पर या फिर उस गाल पर, यहाँ पर या फिर यहाँ? उसने अपनी फिंगर को इसकी बारी बारी दोनों गालों पर ट्रेस किया, और फिर पेशानी से ट्रेस करते उसकी फिंगर उसके लबों पर जा ठहरी। और मैंने खिसी से देखती वो अपनी उंगली को बड़ी बेबाकी से उसके लबों को ट्रेस करते आंख मारते पूछ रही थी, गलती होगी जो तुम्हें हेल्प के लिए बोल दिया? वो उसका हाथ हटाते बोला। और इंसान को ऐसी हसीन गलतियां अपनी ज़िंदगी में बार बार दोहरानी चाहिए। वो बेखुदी से उसकी जानिब बढ़ते बोली, अनु स्टॉप दिस, तुम बार बार एक ही बात क्यों दोहराती हो? वो उकताकर बोला, तुमने कहा था तुम मुझे मेरे हक से रोकोगे नहीं। वो अपने हाथों को देखते बोली, जिनको इसने झटक दिया था। हाँ, मैंने तुम्हें इजाज़त दी है, लेकिन यहाँ तक आने की इजाज़त मैं तुम्हें तब दूंगा जब तुम मेरे दिल तक रसाई हासिल करोगी, इससे पहले नहीं। वो एक नज़र इसको देकर कहते नाइफ पकड़कर कैप्सिकम शिमला मिर्च काटने लगा। तुम्हारे दिल तक रसाई पाना कौन सा मुश्किल काम है? वो भी कर लूँगी, वो तो बात की बात है, बाद में देखी जाएगी। लेकिन पहले यहाँ तक तो मुझे अपनी मेहर लगाने दो। वो उसके पीछे अपने बाजों को हाल करते बोली, उसकी गर्दन पर अपने चाप चाप मोहब्बत भरे लम्स को बखेरने लगी। अन्नू, अनाइसा यार, बस कर दो। वो उसके जज्बात से लौ देते लम्स से घबरा कर उसकी जानिब मुड़ गया। ये जो तुम मेरे लम्स पर घबरा कर जब टुकड़ों में मेरा नाम लेते हो, ये मुझ पर ऐसी मदहोशी तारी कर देता है। मेरा दिल करता है कि तुम्हारी सारी लगाई गई इन हदबंदियों को तोड़कर तुम्हारे जिस्म समेत तुम्हारे दिल को भी तस्खीर कर लूँ। मैं वो पहली लड़की होंगी शायद जिसे तुमसे मोहब्बत होने के साथ साथ तुम्हारे इस खूबसूरत जिस्म से भी प्यार है, और मुझे ये चाहिए। उसके लब पर अपना लम्स छोड़ते उससे दूर हुई, जबकि वो उसकी इस हरकत पर सख्ते में चला गया। ये तो तुम अब ठीक नहीं कर रही, वो अपने लब साफ करते बोला, जैसे उसके लम्स को मिटा देना चाहता हो। या आई नो, मैंने तुम्हें किस ठीक से नहीं किया। मैं एक बार फिर से वो इसके एक बार फिर पास आने लगी, जब उसने हाथ बढ़ाकर उसे रोक दिया।
अनु, अगर तुमने एक और कदम मेरी तरफ बढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो उंगली उठाकर उसे वार्न करने लगा, जबकि उसने अपनी आंख के आबरों को उठाकर ऐसे देखा जैसे कि कह रही हो कि वाकई में वो उसके साथ कुछ भी बुरा करने की हिम्मत रखता है। मैं तो आऊँगी, फिर चाहे तुम्हें मेरा अपना करीब आना पसंद हो या ना हो। उसके पास आकर उसके गले में अपने बाजों का हार बनाते बोली, अब करो, क्या करना है मुझे खुद से दूर करने के लिए? क्या करोगे? मुझे धुतकारते हुए धक्का दोगे या फिर मुझे थप्पड़ मारकर खुद से दूर करोगे? जो करना है कर लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वो उसकी थोड़ी पर प्यार करते बोली और इसकी शर्त लो देती आंखों में जताती नज़रों से देखने लगी, जबकि वो सख्ती से जबड़े भेजे उसे देखने लगा। ऐसी चीप हरकतें करके तुम्हें क्या मिलता है, बताना पसंद करोगी? वो एक नज़र उसके अपनी गर्दन में बने उसकी बाहों के हार को देखते तो दूसरी नज़र उसके खूबसूरत चेहरे पर डाले तंजिया अंदाज में सवाल करने लगा, लेकिन मेरे सवाल का तो जवाब तुमने दिया ही नहीं। पहले मेरे सवाल का जवाब दो, फिर मैं तुम्हारे सवाल का भी जवाब दूंगी। उसकी बेबाक हरकतें भी साथ साथ जारी थी। तुम ही बताओ, मैं तुम्हें क्यों थप्पड़ मारूंगा? अगर तुम्हें धुतकारना ही होता तो तुमसे निकाह ही क्यों करता? वो उसकी आंखों में देखता ठंडे ठार लहजे में बोला, तो फिर ऐसे क्यों कर रहे हो? मेरे साथ मेरे पास आने पर इतने बेजार क्यों दिखाई देते हो? तुम्हारे चेहरे पर बेजारियत क्यों छा जाती है? और अभी तक तुमने मुझे खुद से एक बार छुआ तक नहीं। क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारे मायार पर पूरा नहीं उतरती, या फिर किसी और को चाहते हो? वो उससे खाइफ सी होती सवाल कर रही थी, और अपनी कही आखिरी बात पर तो उसका दिल लर्ज सा गया। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे अभी सिर्फ अपनी स्टडी पर फोकस करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। वो उसे बेजारगी की अपनी असल वजह बताने लगा। वो तो तुम्हारा पसंदीदा मशगला है। अगली बात करो, किसी से डरते हो क्या? इकराम भाई, डैड, या फिर उसे लगा शायद वो उसके बाप भाई से डरता है, जिसकी वजह से वो उससे दूर भागता है। इसी ख्याल के तहत उसने पूछा, जबकि वो हनूज खामोशी से उसे देखता रहा। तुम्हें ज़रा डर नहीं लगता, ज़रा परवाह नहीं है किसी की, जबकि मुझे है, और मैं तुम्हारी ऐसी किसी भी किस्म की कोई भी फजूल डिमांड्स को पूरा नहीं करूँगा। वो स्पाट लहजे से बोलता उसकी गिरफ्त से आज़ाद होता बोला, चल के तेरे रास्तों पे अपना अंजाम करना है। मुझे तो अब तेरे ही शहर कायम करना है, बनाकर रखना है जो एक तुझी से वास्ता। इसी गर्ज से दुनिया में हर ताल्लुक नाकाम करना है। मेरे दिल में तो तुम हो, एक तुम ही हो। बस मैंने तेरे दिल में अपना मुकाम करना है, और बहुत डर लिया दुनिया से। अब नहीं डरना, मुझे इश्क बेतहाशा तुझे सरेआम करना है। बाय द वे, काफ़ी अच्छी आवाज़ है तुम्हारी, अच्छा गुनगुना लेती हो। वो उसके सुनाए शेर पर चोट करते बोला, इसे तारीफ समझो या फिर तनकीद में डुबा तंज समझकर वसूल करूं कि आरिस खानज़ादा हमेशा की तरह आज भी मेरे जज्बों का मजाक बड़ी बेदर्दी से उड़ाता है। ये जो आज मैंने तुम्हें पोट्री सुनाई है ना, उसे अपनी याददाश्त में लिखकर महफूज कर लो। जब अगर कभी तुम इस दुनिया वालों से डरना छोड़कर मेरे पास आओ तो ये इस वक्त तुम मुझे सुनाओगे। ओके? वो हंसते हुए बोली। आरिस को इसके चेहरे की ये खनकती हंसी कुछ और ही लगी थी, जैसे वो इस हंसी में बहुत ही अजियत और दर्द छुपा रही हो। जिस पर वो बात बदलते बोला, तुमने मुझसे अभी क्या कहा कि तुम खूबसूरत नहीं हो, इसलिए तुम मेरे मयार पर पूरा नहीं उतरती। शायद इसी किस्म की वर्डिंग यूज़ की थी ना तुमने। तो सुनो, मुझे तुम्हारे ये लंबे बाल जहर लगते हैं। मुझे तराशीदा बाल पसंद है। मुझे वो लड़कियां पसंद है जिनके आईब्रो बने हुए हों, जबकि तुमने आज तक कभी किसी से अपने आईब्रो ही नहीं बनवाए। तुम तुमने अपनी दोस्त देखी, क्या नाम था उसका? हाँ, आयशा। कितनी खूबसूरती से उसके बालों का हेयर कट किया हुआ है, और एक तुम्हारे बाल कितने सीधे साधे से हैं। उसके सादा हुलिये पर चोट करता बोला, जबकि उसका दिल तब टूटा जब उसने उसकी दोस्त का नाम लिया। मतलब वो उसे छोड़कर बाकी सबको देखता था, इसके अलावा सब में दिलचस्पी लेता था। इसके अंदर छन से कुछ टूटा था, लेकिन वो अपने आंसुओं का गला घोटने लगी और फिर बोली, और क्या क्या नहीं पसंद मुझ में? ये सवाल पूछते वक्त उसकी जबान लड़खड़ा गई और भराई आंखों से उसकी जानिब देखने लगी।
مجھے یہ تمہارے لمبے نیل بھی نہیں پسند، دیکھو کیسے تم نے میری گردن پر ان کے نشانات چھوڑے ہیں۔ اس نے ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی جس پر اس کے ناخنوں کے نشان اس کی گردن پر واضح ہو رہے تھے۔ اور کچھ جو کہنا چاہتے ہو وہ بھی کہہ دو، تمہاری ابھی ساری باتیں مان لوں گی، لیکن اگر تم یہ کہو کہ عنائزہ خانزادہ تمہیں چھوڑ دے یا پھر تم سے دور رہے تو ایسا ممکن نہیں۔ مجھ سے اتنی آسانی سے تم اپنا پیچھا نہیں چھڑوا سکتے۔ وہ اس کی جانب محبت سے دیکھتے آنکھوں میں جنونیت لیے کہہ رہی تھی، نہیں اور کچھ نہیں، چلو میں تمہارے لیے اسپیگٹی بناتا ہوں۔ وہ جگ اٹھا کر پتیلے میں پانی ڈالتے بولا، نہیں اب اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے نیند آ رہی ہے ڈورو، اسی لیے میں جا رہی ہوں، جب اسپیگٹی بن جائے تو مجھے آواز دے دینا۔ اس کے گال پر پیار کرتی اتنا کہتے وہاں سے چلی گئی، جبکہ وہ پیچھے سرد آہ بھر کر رہ گیا۔ ایم سو سوری انو، تمہیں میرا رویہ بہت برا لگا ہوگا، میں نے تمہیں آج صحیح معنوں میں ہرٹ کیا، لیکن مجھے اتنا بھی پتا ہے جتنے تمہیں اپنے لمبے بال پسند ہے اور جتنا تم آئی برو بنوانے سے ڈرتی ہو، تم میرے لیے ایسا کبھی نہیں کرو گی۔ چلو اسی بہانے سے کچھ دن ہی سہی تم مجھ سے دور تو رہو گی نا۔ انو یار اٹھو، یہ دیکھو میں تمہارے لیے اسپیگٹی بنا کر لے آیا ہوں۔ وہ اس کے روم میں نوک کر کے آیا تو دیکھا وہ ابھی تک بلینکٹ میں منہ چھپائے سوئی ہوئی تھی۔ جب اس کی آواز کو سنتے وہ ہلکا سا کسمسائی، جاگ تو وہ رہی تھی لیکن آج پہلی بار اپنے ڈوروں کے آنے پر وہ یوں ہی بلینکٹ میں خود کو چھپائے لیٹی ہوئی تھی۔ یہاں رکھ دو، میں فریش ہو کر آتی ہوں تو بھی ٹیسٹ کرتی ہوں، بلینکٹ میں سے اس کی آواز آئی۔ لیکن یہ تو میں ہم دونوں کے لیے لے کر آیا تھا، سوچا تھا ساتھ مل کر اس پریکٹس سے بھرپور انصاف کریں گے۔ اوکے پھر، اگر تم نہیں چاہتی تو ٹھیک ہے، میں پھر اپنے حصے کی اسپیگٹی لے کر جاؤں کیا؟ وہ بلینکٹ میں چھپے اس کے وجود کو دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ ساتھ میں اسپون، ساتھ میں 7 اپ لائے ہو کیا؟ بلینکٹ میں اس کی ایک دفعہ پھر سے آواز آئی۔ او شٹ، وہ تو میں بھول گیا۔ اس نے ٹرے پر نظر دوڑائی تو اسے یاد آیا اس نے فریزر میں سے 7 اپ کے کینز نکال کر باہر رکھے تھے، لیکن پھر شاید جلدی جلدی میں وہ انہیں ساتھ لانا بھول گیا۔ ڈورو، تم جب تک سپون لے کر آتے ہو میں تب تک فریش ہو جاتی ہوں، وہ باسی لیتی بولی، جس پر وہ ایک نظر اسے دکھنے کے بعد چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ اپنے چہرے سے بلینکٹ ہٹا کر اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتی واش روم چلی گئی۔ واش بیسن کے آئینے میں خود کو دیکھا تو اس کی آنکھوں کے ڈورے رونے کی وجہ سے لال انگارہ ہو رہے تھے، جس پر اس نے گھبرا کر اپنی آنکھوں پر پانی کے چھینٹے مار مار کر اس نے اپنی آنکھوں میں آئی سرخی کو کم کیا۔ انو، ابھی تک واش روم میں ہی ہو؟ اور کتنی دیر لگانی ہے؟ وہ 7 اپ کے کینز کو بیڈ سائڈ کی ڈرا پر رکھتا واش روم کے دروازے کی جانب بولتا، جب اس کی جانب نظر پڑتے ہی وہ بھاگ کر اس کی جانب آیا۔ کیا ہوا ہے تمہاری آنکھوں کو، یہ اتنی لال کیوں ہو رہی ہیں؟ تم روتی رہی ہو؟ وہ اس کی لال ہو رہی آنکھوں کو دیکھتے پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ میں کیوں روؤں گی ڈورو؟ وہ تو میری آنکھوں میں صابن چلا گیا تھا نا، اسی لیے۔ ڈورو، کیا تم ان پر پھونک مارو گے؟ بہت جلن ہو رہی ہے مجھے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس کی جانب آنسو امید سے دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ آئس کریم لگا دیتا ہوں، ٹھیک ہو جائیں گی، وہ اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے فکر مندی سے بولا۔ رہنے دو، اس کی ضرورت نہیں ہے، اور اسپیگٹی کی پلیٹ کو سامنے پڑی ٹیبل پر سے اٹھا لیا۔ واو، یمی یار ڈورو، یہ دکھنے میں جتنی خوش ذائقہ اور مزیدار لگ رہی ہے کھانے میں اتنی ہی ٹیسٹی ہے، لو تم بھی ذرا چیک کرو۔ وہ بات بدلتے ہوئے اسپیگٹی کھاتے بولی اور اس کی جانب ایک چمچ بڑھا کر اسے ٹیسٹ کرنے کا بولا۔ ہاں یہ اس دفعہ ٹیسٹی بنی ہے، پچھلی دفعہ تو میں نے نمک مرچیں ڈال کر ان کا دیواریہ نکال دیا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ میں چمچ لیے بڑے ہاتھ کو نظر انداز کر کے ٹرے میں رکھے دوسرے چمچ کو اٹھا کر اس کی بائٹ لیتے بولا، یار انو، یہ 7 اپ ایسے پیو گی یا پھر گلاس میں ڈال کر دو؟ وہ کین ہاتھ میں پکڑے پوچھ رہا تھا آیا کہ وہ کس طرح پینا پسند کرے گی۔ اکثر وہ کین کو یوں ہی منہ لگا لیا کرتی تھی، جس پر وہ اسے ٹوکتا تھا، پر وہ اس کی ایک نہیں سنتی۔ لیکن آج پوچھ رہا تھا تو عنائزہ نے حیران کن نگاہوں سے اس کو دیکھا۔ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ تمہیں جیسے پسند ہو، وہ اس کی جانب محبت سے دیکھتی بولی۔ اس نے کین کا سیل ڈھکن کھول کر 7 اپ کو گلاس میں ڈالا اور گلاس اس کی جانب بڑھایا، کیونکہ اسے عنائزہ کا کین کو منہ لگانا سخت ناپسند تھا، اسی لیے اس نے اپنے اور اس کے لیے گلاس میں 7 اپ کو ڈال کر گلاس کو اس کی جانب بڑھا دیا۔
मेरा हो गया डोरो, इसने ट्रे खिसकाते हुए कहा। इतने से बस होगी तुम्हारी लड़की। अभी तो बाइट ही तो ली है और मुझे घंटा लग गया इन्हें बनाते हुए, और तुम हो के तोड़ने वाले लेकर कह रही हो मेरा हो गया। वो उसकी तरफ खशमगी निगाहों से देखते बोला। डोरो, ये जो तुम मुझे जब बात बात पर घूरते हो ना, तो सख्त जहर लगते हो। अब इतना ही खाऊंगी ना जितनी मेरी टमी में जगह होगी। वो उसके कंधे पर अपना सर रखती मुंह बसोरते हुए बोली और उसके कमर के गिर्द अपने एक बाजू को हाइल किया, जबकि उसने अनायजा को फिर से अपने इतने करीब देखकर सर्द आह खारिज की। वो कुछ नहीं बोला। उसे लगा कि अगर वो अब उसे कुछ कहता है तो शायद अब की बार वो उसका तलख रवैया बर्दाश्त नहीं कर पाती। डोरो, पहले हम फूड पार्टनर्स, गेमिंग पार्टनर्स, रैंकिंग पार्टनर्स और फाइटिंग पार्टनर्स, एवरीवन, हत्ता कि हर क्राइम में हम साथ साथ थे। और मुझे यकीन नहीं होता अपनी इस खूबसूरत ज़िंदगी के सफ़र में अब हम एक दूसरे के फॉरएवर लाइफ पार्टनर भी बन चुके हैं। हम एक लविंग कपल की तरह ज़िंदगी के हर सफ़र और हर एक मंजिल में यूं ही साथ साथ रहेंगे। रहेंगे ना? वो उसकी आंखों में देखती उम्मीद और यासियत से तायती अंदाज में पूछ रही थी। हाँ, हम हमेशा ऐसे ही साथ साथ रहेंगे, इसने लहजे भर को ठहर कर उसकी सुर्ख आंखों में देखकर पूछा। हाँ, हम हमेशा ऐसे ही साथ साथ रहेंगे, इसने लहजा भर को ठहर कर उसकी सुर्ख आंखों में देखा, फिर बोला। फॉर एवर लाइफ पार्टनर, वो इसकी मोहब्बत भरे बोलों पर यकीन की मेहर जब्त करते बोला, जबकि वह इसकी इस मोहब्बत भरे बोलों पर अपनी वक्ती उदासी को भूलकर खुश होती उसके सीने में मजीद छुप गई। माशाल्लाह, दोनों को नजर न लगे। दोनों की जोड़ी खुदा सलामत रखे। और ताई अम्मी, अब और कितनी देर है आपकी? कब तक रुखसती करवाने का प्रोग्राम है आपका? चंद रस्मों के बाद उसे अहमद के साथ बिठा दिया गया था, जिस पर वो अपने भाई के साथ साथ इसके भी सदके वारी जा रही थी। और वारी सदके क्यों ना जाती, वो लगी ही इतनी प्यारी रही थी कि उसकी खुद की नज़रें इस पर से हट नहीं रही थी। और फिर अपनी ताई अम्मी की जानिब देखती बोली, बस बेटा, आप लोग तैयारियां करें, हमारी तरफ से कोई देरी नहीं। बेटी को इस दिन माँ बाप चाहे जितना मर्जी प्यारो मोहब्बत से देख लें, ये बेकरारों बेचैन आंखें कब भरने का नाम लेती हैं। इन आंखों की तो प्यास बुझने की बजाय उल्टा मजीद और बढ़ जाती है। रूबी बेटा, जाओ जूनी के बाबा को लेकर आओ ताकि फिर हम रुखसती की रस्म अदा करें। उनके इतना कहते ही चारों से रुखसती का शोर उठा। सब मेहमानों में हलचल मच गई, जबकि जूनी का मासूम दिल रुखसती का सुनते ही खौफ से लर्ज गया। मेरी बेटी सदा खुश रहे, अल्लाह मेरी बच्ची को अपने घर में हंसता मुस्कुराता और शाद बाद और खुशो खुर्म रखे। कुछ ही देर में उसके बाबा मीर हाकिम आए। उसके बाबा ने उसे दुआएं देते उसके सर पर जब हाथ रखा तो उसने उनका वही हाथ पकड़कर अपनी नम आंखों से लगा लिया। बब बाबा, मैंने नहीं जाना। बब बाबा, मैं मुझे आपके पास रहना है। उन्होंने दूसरा हाथ उसके सर पर रखकर उसे तसल्ली देना चाही, जबकि वह उनके मोहब्बत और शफ़क़त से लबरेज हाथों को पकड़कर अपनी आंखों से लगाती सिसकियों से रोकर बोल रही थी कि वो उसे अपने बाप की ठंडे ठार साएदार और पायदार छाँव में छुपा लें, उसे खुद से दूर ना करें। जबकि ये तो वक्त ही ऐसा होता है कि ऐसे वक्त में हर माँ बाप को अपने कलेजे, अपने जिगर के गोशे को खुद से दूर करना पड़ता है। ये रस्म दुनिया है जिसको खुदा ने सब इंसानों के लिए बनाया है, जिसे अमीर गरीब बादशाह फ़कीर वली पैगंबर सब निभाने पर मजबूर हैं। और वैसे भी बेटियां जितनी जल्दी अपने घरों वाली हो जाएं, माँ बाप के दिल उतने ही पुरसकून हो जाते हैं, क्योंकि ये सुनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रस्म अदा कर सकते हैं तो हम तो उनकी लाडली उम्मत में से हैं, तो फिर हम क्यों ना ये रस्म बेदाई खुशी बखुशी अदा करें। इस मौका पर आंखें गमज़दा भराई हुई ज़रूर होती हैं, लेकिन उसके बदले में माँ बाप का दिल अंदर से उतना ही पुरसकून होता है, क्योंकि वो इस वक्त रस्म मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा कर रहे होते हैं। उनका दिल खुशखम और शादबाद क्यों ना हो। बाजो, आप ना रोएं। बाजो, हम आपको रोता हुआ नहीं देख सकते। उसके 13 साला भाई ने आगे बढ़कर अपनी बहन के कंधे पर हाथ रखकर उसे चुप रहने का कहा, जबकि वो खुद भी अपनी बहन से दूर होने के ख्याल से रो रहा था। वो बारी बारी सबसे मिली और फिर उस तरह वो नाजुक पड़ी अपने माँ बाप, भाई और बहन सब की दुआओं के जरिए साया रुखसत होकर पिया घर सुधार गई।
तबरेज़ खान एक सोबर लुक और छा जाने वाली पर्सनैलिटी का मालिक था, जिसकी उम्र तकरीबन 36 साल थी, लेकिन वो अपनी उम्र के लिहाज से कम उम्र लगता था। वो इस वक्त अपनी बारौब शख्सियत के साथ इकराम खानज़ादा के ऑफिस में बड़े ही ठाट बाट और क्रॉफर्ड से बैठा हुआ था, जबकि इकराम खानज़ादा उसके बारौब शख्सियत उसके ठाट बाट को अपने पाँव की एक ठोकर पर रखता था। यहाँ आने का मकसद? उसने तीखे तेवरों से उसकी यहाँ बेसबब आमद का पूछा। एक टेंडर देने आया हूँ तुम्हें। सोच लो, बहुत बड़ा, इतना बड़ा टेंडर है जिस पर तुम अगर काम करो तो दिनों में अरबों खरबों कमा सकते हो। वो उसके सामने एक फाइल खिसकाते बोला, जिसमें इस टेंडर की तमाम डिटेल मौजूद थी। मैं ही क्यों, तुम किसी और को भी तो अपना पार्टनर बना सकते हो। वो सीधा होते उसका भरपूर जायजा लेते बोला, जो तुम में बात है वो किसी और में नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे अंडर काम करो। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे सराहने वाले अंदाज में बोला, गोया मुझे खरीदने आए हो। वो रिलैक्स मूड में इसी चेयर को घुमाता मेज पर पड़े एक हाथ से पेन को बजाते बोला, नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तो तुम्हारे साथ काम करने का ख्वाहिशमंद हूँ। वो उसके कड़े तेवरों से गड़बड़ा कर बोला, लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वाबरो अचकाकर सर्द लहजे में बोलता मुकाबिल का गुस्सा दिला गया था। अगर तुम अपनी इस ख्वामखा की जिद और अकड़ को साइड पर रखो तो तुम्हें और तुम्हारी कंपनी दोनों को भी लॉस फायदा हो सकता है। वो एक नज़र फाइल को देखते जताते हुए लहजे में बोला, जो इंसान मेरे लिए नापसंदीदा हो, इस इंसान का मेरे किसी नफ़ा नुकसान में शुमार नहीं होता, और ना ही मैं ऐसे फजूल और बेकार लोगों पर अपना कीमती वक्त ज़ाया करना मुनासिब समझता हूँ। तुम पछताओगे अगर आज तुमने मेरी इस ऑफ़र को ठुकरा दिया। वो आने वाले अंजाम के लिए बखबर करने लगे कि वो उसके साथ ख्वामखा की जिद पाल कर अच्छा नहीं कर रहा, और इकराम खानज़ादा पछताना चाहता है। वो अपनी आँख का ज़रा सा कोना दबाकर बोला, अब जा सकते हो तुम। वो अपनी रोलिंग चेयर को छोड़कर अब बाकायदा उसे जाने का कह रहा था। तुम्हें इसे इनकार की महंगी कीमत चुकाना पड़ेगी। वो बाकायदा हाथ उठाता उसे धमकाने लगा। यू नो वॉट, मैं तुम जैसे लोगों के साथ काम क्यों नहीं करना पसंद करता? क्योंकि तुम जैसे लोग पल में अपनी हैसियत दिखा देते हो। अभी मैंने इधर काम करने से मना किया और तुम किसी गली में फिर रहे आवारा कुत्ते की तरह मुझ पर भौंकना शुरू हो गए। लेकिन इकराम खानज़ादा को ऐसे पागल कुत्तों के बलकस निकालना खूब अच्छे तरीके से आता है। नाउ यू कैन गो फ्रॉम हेयर। वो रुख मोड़ते हुए बोला, जबकि वो इस पर एक अचटती नज़र डालते तनफन करते उसके ऑफिस का दरवाज़ा धाड़ से बंद करते वहाँ से चला गया। कि तुम आधी रात को यहाँ क्या कर रही हो? किसके साथ आई हो? हाँ। वो अपनी शर्ट पर गिरे जूस को साफ करने की गर्ज से इस जानिब आई थी जब उसे अपनी बाएं साइड से अजहर खानज़ादा की गर्जदार आवाज़ सुनाई दी। आपको क्या? हाँ, मैं जहाँ मर्जी जाऊँ। मुझसे ये सवाल जवाब करने वाले आप कौन होते हैं? वो अपना रुख पूरी तरह उसकी जानिब करती, सीने पर हाथ लपेटे आईब्रो अचकाकर तीखी नज़रों से देखती तंजिया अंदाज में पूछ रही थी, तुम हमारे ख़ानदान की इज्जत हो। मैं तुम्हें इजाज़त नहीं देता कि तुम रात गए तक आवारा गर्दियाँ करती फिरो। और चलो यहाँ से। वो उसके पास आकर उसे कड़े तेवरों से देखते चिल्लाया, लीव, मुझे छोड़े, मैं डोरों के साथ आई हूँ। वो उसे बाजुओं से पकड़े वहाँ से ज़बरदस्ती लेकर जाने लगा। जब वो उसकी पकड़ से अपने आप को आज़ाद करवाते चिल्लाई, ओह, तो तुम इस ऑर्फन किंग के साथ आई हो? वो अपनी थोड़ी पर हाथ रखे तंजिया हंसते पुरसोच अंदाज में बोला, जिसका उस दिन में कोई नहीं। इसके माँ बाप खुद तो मर गए, लेकिन इस भरी दुनिया में हमारे सीने पर मूंग धरने के लिए उस पास्टर को छोड़ गए। हाँ हाँ, वो कहका लगाकर हंसा, जबकि उसका ये तलख अमेज रवैया अंदर आते आरिस ने सुना तो उसका दिल कई टुकड़ों में बटा था। उसे ऐसा लगा था जैसे किसी ने उसके दिल पर पैर रखकर उसके दिल को बेदर्दी से मसल दिया हो। ओह ऑर्फन किंग, तुम्हें किसने इजाज़त दी कि तुम अनाइज़ा को ये सरेआम लेकर आधी रात तक होटलिंग करते फिरो? हाँ, किससे पूछ कर और किस हक से इसे यहाँ पर लेकर आए हो? हाँ। उसकी नज़र उस पर पड़ी तो उसके सीने पर मुक्के से मारता उसे छुलाबार आंखों से देखता उसको मार देने के दर पे हो रहा था। उसी हक से जिसका हक मेरे बाप ने खुद उसे दिया। मेरे बाप ने उसे मेरा महरम बनाया है। जहाँ मर्जी, जब चाहे जहाँ मर्जी घूमो फिरो या मुझे वो लेकर जाए। तुम्हें क्या तकलीफ़ है? तुम्हें क्यों इतनी मिर्ची लग रही है? मैं जहाँ मर्जी जाऊँ।
वो उसे आरे से दूर करती चिल्लाई, मेरे सामने ज़बान चलाती हो। उसने उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। मिस्टर अजहर खानज़ादा, आइंदा मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश मत करना, नहीं तो तोड़ कर रख दूंगी। मैं अनायशा खानज़ादा नहीं हूँ जिस पर तुम हाथ उठाओगे और उसकी तरह मैं चुपचाप सह जाऊंगी। मैं अनायशा खानज़ादा हूँ। मेरे भाई ने मुझे लड़ना, झुकना या फिर दबकर रहना नहीं सिखाया, बल्कि मेरे भाई ने तुम जैसे लोगों का डटकर मुकाबला करना सिखाया है। अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मेरे मामलात में अपनी उप्स टांगे अड़ाना बंद करो। तुम छटांग भर की लड़की, तुम्हारी इतनी हिम्मत के भाई आप प्लीज़, अनायज़ा आपके साथ चल रही है। वो उसे मारने के लिए उसकी जानिब एक बार फिर से लपका कि आरिस ने अनायज़ा के गिर्द बाजू फैलाते उसे उसकी पहुंच से दूर किया। हिम्मत कैसे हुई यू इडियट उसे छूने की। हाँ, वह अब अनायज़ा को छोड़ उसकी जानिब बढ़ा और उसे अलग करते उसके मुंह पर मुक्का दे मारा, जिससे उसका निचला होंठ फट गया और खून की नन्ही सी धार होंठ के निचले हिस्से से बहना शुरू हो गई। मेरा शोहर है, बीवी हूँ मैं उसकी, हम जो मर्जी करें। तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? अनायसा तड़प गई उसके चेहरे पर खून की लकीर देकर। वो उसके सामने उसके डोरों को मार रहा था। वो उसकी तरफ बढ़ी। स्टॉप इट अनायसा, चलो भाई के साथ। जबकि वो उसका हाथ अपने चेहरे से बुरी तरह से झड़कते हुए बोला, डोरो, मैं कैसे? वह हैरान हुई। मैं जा रहा हूँ, भाई के साथ आ जाना। जबकि वह बगैर इसकी परवाह करते हुए वहां से चला गया। चलो कि अब यहीं खड़े रहना है। अब तो तुम्हारे इस कार्टून डोरेमोन ने भी तुम्हें कह दिया कि तुम मेरे साथ जाओगी। इतनी कदर है तुम्हारी उसकी नज़र में। मेरे एक बार के कहने पर तुम्हें छोड़कर ही चला गया। वह बाकायदा अफसोस करते उसे तंजिया निगाहों से देखते बोला, मेरी उसकी नज़रों में क्या कदर है तुम इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मैं जानती हूँ ये तमाशा तुमने जानबूझकर किया। तुम तक हमारे निकाह की खबर ना पहुँचे, ऐसा हो ही नहीं सकता था। वो चुप रहा इसलिए कि तुम बड़े हो, तुम्हारी इज्जत करता है। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मेरी तरफ बढ़ने वाले तुम्हारे ही इस हाथ को तोड़ कर रख देता। मैं जाऊंगी तो अपने डोरों के साथ ही, लेकिन जाने से पहले तुम्हें इस तमाचे का इनाम ज़रूर देकर जाऊंगी। और यह कहते साथ ही उसने उसके कुछ भी सोचने समझने से पहले अपने हाथ का पंच बनाकर उसकी उसी जगह पर अपनी पूरी कुव्वत से बुरी तरीके से वार करते पे दर पे दो तीन मुक्के जड़ दिए। जिस जगह पर उसने डोरों को मुक्का चढ़ा था, वो जो मगन अंदाज में उसकी हिलते लबों को अपने फोकस में लिए देख रहा था, उसकी हरकत में होश में आया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम उसकी तरफ बढ़ता। जब वह बिजली की तेजी से उसे धक्का देती, पल भर में उसकी पहुंच से दूर हुई। वो जो उसके मारे गए मुक्कों से अभी तक संभला नहीं था, उसके अचानक से धक्का देने पर औंधे मुंह फर्श पर जा गिरा। ओहो मिस्टर अजहर खानजादा, मुझसे पंगा लेने का अंजाम देख लिया क्या? तुम्हें एतराज़ था ना? मेरा भाई मुझे जिम क्यों लेकर जाता है? मेरा भाई सेल्फ डिफेंस की तो मुझे जिम में क्लासेस देता था, जो आज मेरे काम आई। बाय बाय एंड टेक केयर यू ब्लडी लूजर। जबकि वो एक ही सांस में ये सब कहते उसकी उठने से पहले अपनी पूरी कुवत लगाकर उसे चिढ़ाते हुए वहां से भाग गई। जबकि वह अपने जबड़े को सहलाता बामुश्किल उठकर उसके पीछे भागा था। वो आज अहमद की दुल्हन बनकर उसके से सजाए बैठी थी। उसका पूरी उसका नाम सजा हुआ था। उसने अपनी निगाहें दौड़ाकर कमरे के चारों इतराफ में देखा तो कमरे में जिंदगी की हर आसाइश मौजूद थी। उस कमरे में ग्रे रंग का जिंदगी का हर सामान आसाइश मौजूद था। दीवारों पर भी ग्रे रंग का पेंट किया गया था और कमरे के पर्दे, फर्नीचर, कालीन से लेकर हर चीज़ ग्रे रंग की थी। वह हैरान हुई, किसी को इतना ग्रे रंग पसंद कैसे हो सकता है? अभी वो अपनी सोचों में यूं ही गलता रहती जब क्लिक की आवाज़ पर चौंक कर इसने दरवाजे की जानिब देखा, जहां पर उसे अहमद कमरे में आता दिखाई दिया। वह सलाम करते हुए उसके पास बेड पर अपनी जगह बनाते हुए बैठ गया और उसका हाथ थामकर उसका सर पैर गहरी नज़रों से जायजा लेते हुए उसे खुमार आलूद नज़रों से देखने लगा। आज से पहले आज पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। वो उसके हाथों को अपने लबों से लगाकर इन पर प्यार करते बोला, ये इतना सा बड़ा ये इतना बड़ा सा घूंघट क्यों ओढ़ रखा है तुमने? जोनी डार्लिंग, हटाओ इसे। उसने उसके सर पर से पिनों के साथ सेट किए हुए दुपट्टे को एक झटके से खींचकर उस पर से उतारा और उसे बेड की दूसरी जानिब उछाल दिया। जबकि वो जो उसके कहने वाली थी कि ये रस्म होती है, वो जाकर भी उसे ये नहीं कह पाई और शर्म के मारे खामोशी से सर झुका गई।
इधर मेरी तरफ देखो, नजरें क्यों झुक गई तुम्हारी? वो उसकी थोड़ी से पकड़कर उसका रुख अपनी जानिब करते तंसिया बोला। आज फिर तुम रो रही हो? वो उसकी आंखों में आंसू देखते अपने लब को कुचलता बोला। मम मैं नहीं रो नहीं रही। वह उसके चेहरे पर छाई गुस्से की लाली को देखकर जल्दी से अपनी आंखों को साफ करते बोली, मबादा के कहीं वो फिर से उसे उस दिन की तरह अपनी कड़वी को सीली बातों से बेहाल ना कर दे। वो तो इसके दुपट्टा खींचने की वजह से, उसके सर पर लगी पिनें उसे चुभी थी, इस दर्द की वजह से उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे, और ऊपर से उसका तलख रवैया उसे बावर करवा रहा था कि वो उससे किसी भी नरमी की उम्मीद न रखे। मुझे सख्त जहर लगता है जब तुम मेरी गुर्बत में आंसू बहाती हो, और तुम पर फर्ज है कि तुम मेरे हक को खुशी बखुशी अदा करो, ना कि यूं रो धोकर अब तुम्हारी आंखों में आंसू ना देखूं। समझ गई तुम? जज जी, अब ऐसा नहीं होगा। वह अपने आंसू को हाथ की पुष्ट से साफ करती बोली, जबकि मुकाबिल उसकी फर्मा बरदारी पर फिदा हुआ था। और उसने झुककर उसकी दोनों आंखों पर बारी बारी अपना लम्स छोड़ा, और उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में हाथ थाम कर मोहब्बत से खमार आलूद लहजे में बोला, खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत मासूम भी हो तुम। तुम्हें बहुत प्यार से और मोहब्बत से अपने करीब करना चाहता हूँ, बशर्ते कि अगर तुम अपनी इन खूबसूरत नशीली आंखों में आंसू ना बहाओ तो, नहीं तो तुम्हें आज उस दिन वाला अहमर बनकर दिखाऊंगा। उसकी बात पर उसने घबराकर उसकी तरफ देखा, जबकि वो उसके हवाइयाँ उड़ते चेहरे को देखते महफूज होते मुस्कुरा दिया, और उसे बेड पर लिटाते साइड लैंप को ऑफ करते इस पर साया फिगन हुआ था। डोरो यार, जल्दी गाड़ी स्टार्ट करो, इससे पहले वो हिटलर लूजर यहाँ पहुँच जाए। वो जब बाहर आई तो डोरो गाड़ी के बोनट पर बैठा हुआ था, और बार बार पीछे देखते उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया, जबकि वो जो आसमान की तरफ देखते खुदा से अपनी किस्मत से शिकवा किना हो रहा था, उसकी आमद पर बौखला सा गया। तुम यहाँ भाई के साथ क्यों नहीं गई? उसने इसको हैरान की निगाहों से देखते सवाल पूछा कि वो उसके पास क्यों आई है, उसे तो इनके साथ चलना चाहिए था। तुम इस वक्त डोरो क्या चाहते हो? वो हिटलर लोजर मुझे मार मार कर मेरे इस खूबसूरत चेहरे का नक्शा बिगाड़ दे? अगर नहीं तो जल्दी से गाड़ी में बैठो। अपने चेहरे को हाथों में प्याले की सूरत थामे वो इसकी तरफ मासूमियत से अपनी आंखों को पटपटाते हुए बोली, और ड्राइविंग सीट संभाल ली। क्या करके आई हो तुम? इसे गड़बड़ के एहसास हुआ, जिसके तहत उसने फिर से सवाल किया। वो भी पता चल जाएगा, पहले हमें यहाँ से निकलना है। डोरो वह गाड़ी को बड़ी महारत से पार्किंग एरिया में से निकालती मेन रोड पर लेकर आई थी, जिस पर उसने आरिस को मसरूफियत भरे अंदाज में जवाब दिया, अनु यार, अब ये गाड़ी को तुम किस रोड पर लेकर जा रही हो? हमने राइट साइड पर जाना था। उसने दाएं साइड की जाने की बजाय जब बाएं साइड गाड़ी का रुख मोड़ा तो वह हैरान हुआ, आखिर ये लड़की चाहती क्या है? बार बार उसके सामने एक नया इम्तिहान खड़ा कर देती थी। क्या ढूंढ रही हो, मुझे बताओ। उसने 1-2 मीटर दूर जाकर एक साइड पर गाड़ी पार्क की, और अब गाड़ी के डैशबोर्ड से कुछ ढूंढने में मसरूफ थी, जिस पर आरिस ने उसे डैशबोर्ड पर मुसलसल चीज़ों को पटकते हुए देखकर पूछा, पागल, फर्स्ट एड किट ढूंढ रही हूँ। तुम्हारे जख्म पर मरहम जो लगाना है। वो यूं ही मसरूफियत भरे अंदाज में बोली। तुम छोड़ो, दफा करो इन सबको और गाड़ी चलाओ। वो उसके हाथों को पीछे करते डैशबोर्ड को ड्रा को बंद करते बोला, जिस पर उसने खशमगीन निगाहों से घुरकर उसकी तरफ देखा। तुम मुझे छोड़ सकते हो, खुद से दफा दूर कर सकते हो, मुझसे लापरवाह रह सकते हो, पर मैं नहीं। सुना तुमने? अब सीधे होकर बैठो, मुझे अपने जख्मों पर मरहम रखने दो, क्योंकि ये जख्म भी तुम्हें मेरी वजह से ही तो मिला था। उस पर गुस्सा करते बोली, तुम भाई के साथ क्यों नहीं गई? कौन सा नया तमाशा खड़ा करके आई हो? वो उसके होंठ के पास बढ़े, आराम से रुई का बुरा लेकर, जिस पर सिपरेट लगा हुआ था, फूंक फूंक कर लगा रही थी। जब उसने अनायजा से सवाल किया, वो हिटलर अगर तुम पर हाथ ना उठाता तो आई स्वेयर मैं बगैर कोई तमाशा किए उसके साथ चली जाती, लेकिन उसने तुम पर हाथ उठाकर गलती कर दी, जिसकी वजह से मेरा तमाशा लगाना तो बनता ही था। जबकि दिल में सोचा, पागल, मैं भला तुम्हें अपने डोरों को छोड़कर किसी दूसरे के साथ जा सकती हूँ? क्यों किया तुमने ऐसा? देखना, अजरवाई चुप नहीं बैठेंगे, घर जाकर एक और नया तमाशा खड़ा करेंगे। वह अब सही मानों में परेशान हुआ। एक तो वो उसे सही से कुछ बता नहीं रही थी, और ऊपर से उसे अजहर भाई की परेशानी खाई जा रही थी। मैं क्यों जाती उस शख्स के साथ, जब मुझे पता है कि वो शख्स मुझे गंदी नज़रों से देखता है, मुझे गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है? तो फिर मैं क्यों जाऊं उसके साथ? तुम
उसे कुछ नहीं कहते, उल्टा मुझ पर ही गुस्सा करते हो। तुम्हें अच्छा लगता है वो मुझे ऐसी नज़रों से देखे? एक नज़र उसकी तरफ देखकर उसने रोई के बुरे को डैशबोर्ड पर गुस्से से पटखा। वो उसके सीने में सर छुपाती रूहान से लहजे में बोली, तुम इकराम भाई को बताओ, मैं कुछ नहीं कर सकता अनु। अगर मैं इन्हें कुछ कहता हूँ तो तुम जानती हो। वो अपनी जबत से मुठियाँ भींजते बोला, अजहर भाई ऐसे कैसे उसकी अनु के साथ? वो अगर इस पर हाथ उठाता या फिर कुछ कहता है तो बदले में वो और उसकी माँ घर पर जो तमाशा करते सो करते। वो एक मिनट ना लगाते उसे सबसे बदगुमान करने में, क्योंकि एक दफ़ा अजहर से मुठभेड़ करने का अंजाम वह भुगत चुका था। अजहर ने उसके तायाबू को ऐसा अपनी बातों से शीशे में उतारा कि उन्होंने पूरा एक हफ्ता उससे बात तक नहीं की। लाताल्लुक बने रहे। ऐसे में कैसे वो अनायजा के लिए स्टैंड ले सकता था? उसके माँ बाप नहीं थे, वो टोटली उनके रहम करम पर था। वो मजबूर था, वो चाहकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। शायद जिनके माँ बाप नहीं होते और जिनके कंधे दूसरों के एहसानात के बोझ तले झुके हुए हों, वो चाहकर भी उनके सामने डटकर बात नहीं कर पाते, क्योंकि जो नस्ली लोग होते हैं वो किसी के उन पर किए एहसानात को मरते दम तक याद रखते हैं। उनकी ज़िंदगी तो मरते दम तक उनके एहसानात का इज़्ज़त एहतराम करने में गुजर जाती है, जबकि बेनस्ली लोग पल नहीं लगाते एहसान को बुलाकर अपनी औकात दिखाने में। अनायजा की बातें सुनकर जितना वो तड़प गया था, इस बात का अंदाज़ा कोई दूसरा तीसरा शख्स नहीं लगा सकता था। वो उसकी बीवी थी, और बीवी भी वो जिसको आज तक छूना तो दूर, प्यार भरी एक नज़र अल्तफात उसने इस पर आज तक नहीं डाली। कितना वो उसके पास आती, उसके करीब आकर उसके सोए हुए जज्बात को भड़का देती। उसने तो इस पर हक रखने के बावजूद कभी भी उसका फ़ायदा नहीं उठाया, इस पर अपना हक नहीं जताना। उल्टा हर बार उसे झिड़का ही था। वह अजहर खानज़ादा की इज्जत करता था। उसके दिल में उसके लिए एक अलग मुकाम था, जो कि शायद अनायजा की बातें सुनने के बाद उसके दिल में अब नहीं रहा था। अनायसा, मुझे पता है मेरी चुड़ैल किसी की कोई गलत बात ना तो बर्दाश्त करती है और ना ही खामोशी से चुपचाप सहती है। यहाँ तो फिर भी अजहर भाई की गलती है। वैसे मुझे बताना पसंद करोगी कि तुमने ऐसा क्या किया जो तुम यूँ इतनी अफरा तफरी में वहाँ से भाग कर आई हो? वो उसके प्यार से बालों को सहलाते बोला। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, तुम गुस्सा करोगे, वो मुँह बसोते हुए बोली और उसमें मजीद सिमट गई। नहीं करूँगा, पक्का प्रॉमिस। वो जानना चाहता था, इसलिए उसे पिचकारते बोला, पक्का प्रॉमिस ना? तुम मुझ पर गुस्सा नहीं करोगे? वो मैंने ना। वो अल्फाज तरतीब देने लगी। हाँ, वो मैंने। अजहर भाई को आई थिंक बस 2 या 3 इनके मुंह पर पंच मारे और फिर इनको धक्का देकर वहां से भाग आई। वो इस पर अपनी गिरफ्त मजबूत करती जल्दी से बोल गई, और अब इसके रिएक्शन से डरते अपनी आंखों को बंद कर लिया। व्हाट? तो तुमने कैसे उनको? वो इसे समझ नहीं आया कि वो इसे ऐसा क्या कहे, जबकि वो इसकी इसी रिएक्शन के चलते इसमें सिमट कर इसी में जाए पनाह ढूंढ रही थी। वो एक झटके से उसका रुख अपने सामने करता चिल्लाया, डोरो, तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो? प्रॉमिस किया था ना। और वैसे भी मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने अपना हक दफ़ा यूज़ किया है। ही डिज़र्व दिस। वो नाक सिकड़ते बोली। हाँ, तुमने कुछ गलत नहीं किया, बहुत ही अच्छा काम किया है तुमने तो। ऊपर से एक पंच के बदले 3 पंच मारकर तुम बस कह रही हो। शाबाशी मिलनी चाहिए तुम्हें तो। वो इसके बाजों को छोड़ते दांत कचकचाकर बोला, मुझे याद नहीं, बट आई थिंक यस यू आर राइट टोरो। आई नो आई डिजर्व दिस। शाबाशी। वो अपनी आँख के कोने को दबाती शरारती अंदाज में बोली। और अगर मैं चला जाता तो? वो उसकी बेशर्मी पर दांत किचकिचा कर बोला, नहीं जाते। मुझे यकीन था मेरा डोरो मुझे किसी गैर के भरोसे यूं अकेला छोड़कर कभी नहीं जाएगा। वो एक बार फिर उसे जताती नज़रों से देखती आंख मार कर बोली, हाउ यू चीप गर्ल, कैसे कर लेती हो ये सब? वह हैरान हुआ, कितनी बेशर्म थी वो। अब गाड़ी स्टार्ट करूं? उससे पहले अजहर भाई घर पहुंचकर घर पर कोई नया तमाशा खड़ा कर दें। हमें उनसे पहले घर पहुंचना चाहिए। वो उसे गाड़ी स्टार्ट करने का कहकर विंडो के पार देखने लगा। इस बार तमाशा वो नहीं, अनायजा खानज़ादा खड़ा करके दिखाएगी, और ऐसा तमाशा होगा जिसे देखकर अजहर खानज़ादा की रूह कांप उठेगी। वो दिल में मसब अराता करती गाड़ी का रिवर्स करते हुए ड्राइव करने लगी, जबकि आरिस उस पर एक तायराना नज़र डाल कर धीरे से मुस्कुरा दिया कि उसकी चुड़ैल को अपने दफा के लिए उसकी ज़रूरत नहीं। वो अकेली ही इन जैसे लोगों का दिमाग सेट करने के लिए काफ़ी है। अजहर खानज़ादा इसके चाचा अयूब खानज़ादा का बेटा था।
ان کی بیٹی کا نام عنائشہ خانزادہ تھا جبکہ بیوی کا نام حسنہ خانزادہ تھا۔ اظہر خانزادہ اکرام خانزادہ کی طرح ضد اکڑ میں اس پر گیا تھا، لیکن اس کی کچھ عادتیں اکرام کے بالکل برعکس تھیں۔ جہاں اکرام گھر میں سب کے ساتھ نارمل رویہ رکھتا، اپنی بہن سے لاڈ پیار کرتا، جان وارتا اس پر، اس کے برعکس اظہر خانزادہ اپنی بہن کو ایک حد میں رکھنا پسند کرتا، کبھی اس سے پیار سے بات تک نہیں کی اور کبھی کبھی اپنے غصے کے چلتے اس پر ہاتھ بھی اٹھا دیتا۔ اس کی کمزوری عنائزہ تھی، دل میں اس کی چاہت تھی یا پھر محض اسے حاصل کر لینا چاہتا تھا، جبکہ اکرام خانزادہ اس کی ضدی طبیعت سے خوب اچھے سے واقف تھا۔ اس کے خیال میں جو شخص اپنی بہن کے ساتھ مخلص نہیں، وہ اس کی بہن کے ساتھ کیا ہوگا؟ اور ویسے بھی وہ جانتا تھا اس کی بہن کی خوشی اس کے ڈوروں میں ہے، اسی لیے تو اس نے باپ سے کہہ کر عارض کے ساتھ عنائزہ کا نکاح کروا دیا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ یہ اظہر خانزادہ ان کی زندگیوں میں کیا نیا طوفان لے کر آتا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں ڈیئر؟ آپ کا رسپانس زیرو ہو گیا، ناول اچھا نہیں لکھ رہی کیا؟ مجھے رسپانس چاہیے تاکہ میں ایپیسوڈ جلدی لکھ کر پوسٹ کیا کروں۔ اب بتائیں عنائزہ کیا بتائے گی اپنے بھائی اکرام کو، اور احمد کیا چاہتا ہے زنی سے؟ اکرام کی ہیروئن بھی بہت جلد اگلی 2-3 ایپیسوڈز میں آ جائے گی، اور آپ سب کو ایپیسوڈ کیسی لگی مجھے اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرنا نہ بھولیے گا۔ پھر ملتی ہوں میں آپ سے انشاءاللہ اپنے نئے سفر کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر رہے، آمین۔ ہمیشہ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ ایپیسوڈ پر گئے آپ اپنی قیمتی رائے اور میرے سوالوں کا جواب دینا نہ بھولیے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ پھر ملتے ہیں اسی ناول کے نیکسٹ پارٹ پر، تب تک کے لیے پیارے ریڈرز اللہ حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔